नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमरीश क्लासेस फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हर्ष शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते आए हैं, तो आज उसी श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज भी देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके सीटेट में ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रश्नों को देखना है, उनके आंसर करने की कोशिश करनी है और लास्ट में हमें बताना है कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम प्रश्नों की श्रृंखला में देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किस विकास में था? किस तरह की शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था? क्या वो व्यवसायिक शिक्षा थी, क्या वो पब्लिक स्कूल शिक्षा थी, या फिर किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल? तो देखिए, फ्रोबेल व्यवसायिक शिक्षा क्या होता है? अच्छा, व्यवसायिक शिक्षा को समझते हैं। तो व्यवसायिक शिक्षा हमारी वो होती है जो हम किसी काम को सीखने के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाना है, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ सीख रहे हैं, कैसे टाइल्स होते हैं, या फिर क्या होता है मार्बल क्या होता है, या फिर आपको किसी एक सेक्टर में जाना है, आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, तो कैसे कपड़े होने चाहिए, कपड़े के मटेरियल क्या क्या है, कैसा लुक अच्छा लगता है, किस हाइट के लिए क्या चीज अच्छी लगेगी, तो वो उसका एक गहन अध्ययन होता है। तो इस तरह की अगर आप शिक्षा लेते हैं तो आपकी व्यवसायिक शिक्षा में आती है। अब बहुत लोग सिलाई कढ़ाई सीखते हैं ना, तो ये भी एक तरह की शिक्षा ही तो है। तो ये आपकी प्योर व्यवसायिक शिक्षा है। तो ये आपकी क्या हो गई, व्यवसायिक शिक्षा। अगर व्यवसायिक शिक्षा के बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला ऑप्शन है पब्लिक स्कूल। अब पब्लिक स्कूल क्या होते हैं? पब्लिक स्कूल वही तो होते हैं जो हम लोगों ने बचपन में जिन स्कूलों में पढ़ा है कि हाँ, एक पब्लिक स्कूल होता था, वहां पे टीचर्स होते थे। एक तरह से व्यवसायिक शिक्षा ये भी है, बट ये जो हमारे विद्यालय की प्रारंभिक शिक्षा है उस तरह की शिक्षा है। मतलब सरकारी स्कूल के बाद एक प्राइवेट स्कूल होता है ना, वही पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। तो ये आपके पब्लिक स्कूल हो गया। अच्छा, फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान पूछ रहा है हमसे, तो फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन मेथड विधि में। अच्छा, इसमें क्या था? इस विधि में हम बच्चों को खेलों के माध्यम से, छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाते थे। अगर कभी आप किसी किंडरगार्टन विद्यालय में जाएंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे कि कहां वहां पे क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है। तो किंडरगार्टन मेथड, यहाँ पे बच्चों, अगर किसी किंडरगार्टन स्कूल में जाइए, बहुत इनके स्कूल खुले हुए हैं, ये बच्चों को खेलों के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा, कॉमिक्स के द्वारा चीजें सिखाते हैं। और ज्यादातर किंडरगार्टन स्कूल आपको अपने पड़ोस में दिखेंगे। जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं वो मोस्टली किंडरगार्टन स्कूल देखने को मिलेंगे। और किंडरगार्टन स्कूल सीखने में एक बहुत तेजी से विकास करते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए, बच्चे खेलों के द्वारा और एनिमेशन के द्वारा जितनी चीजें सीख सकते हैं, कई बार किताबों से उतनी चीजें नहीं सीख सकते। अब तो हालांकि हमारे प्राइमरी में भी जो है किंडरगार्टन मेथड का थोड़ा थोड़ा यूज होना चालू हुआ है, और जो बहुत अच्छी चीज है। तो आपको क्या याद रखना है, किंडरगार्टन जो है, किंडरगार्टन शिक्षा में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था वो किसके विकास में? किंडरगार्टन के विकास में। अगर हम अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। अब एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों में किस चीज के बीच में बढ़ावा देता है? पहला आपका ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना, कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ावा देता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, कंपटीशन। दूसरा है सहयोग की भावना। ठीक है, सहयोग की भावना, टीम वर्क को बढ़ावा देता है कि हाँ, एक दूसरे को सहयोग कीजिए, टीम वर्क को बढ़ावा देता है। प्रतिद्वंदिता की भावना, मतलब ये भी एक तरह का कंपटीशन है। प्रतियोगिता एक तरह का उस तरह से हम ले सकते हैं। और जो हमारी प्रतिद्वंदिता है, मतलब हमें जीतना है एनी वे एनी हाउ। तो मतलब हम ऐसे तो नहीं करते ना स्कूलों में। एक अच्छा अध्यापक क्या प्रतिद्वंदी बनाता है बच्चों को, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाता है? ऐसा तो नहीं है। बच्चे दो योद्धा तो नहीं है कि जिन पे पैसे लगाए जा रहे हैं और दो लोगों को लड़ाया जा रहा है। तो ये है प्रतिद्वंदिता की भावना। तटस्थता की भावना, अच्छा तटस्थता की भावना क्या है? एक दूसरे को नजदीक लाना, मतलब मेंटली इमोशनली एक दूसरे को नजदीक लाना। तो आपको पता चल गया प्रतियोगिता की भावना गलत हो गया, प्रतिद्वंदिता की भावना गलत हो गया। आपका तटस्थता की भावना भी गलत होगा, क्योंकि एक दूसरे को नजदीक लाने का काम नहीं कर रहा है। एक्चुअल में वो सहयोग की भावना, टीम वर्क सिखा रहे हैं, कैसे आप एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, हमारे लोग के बीच में भी एक सहयोग की भावना है। मैं आपको सहयोग कर रहा हूं, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको सहयोग कर रहा हूं अच्छे नंबर लाने में। तो ये एक सहयोग की भावना है। और आप अपनी क्लास में हैं, दो लोग हैं, अब एक बच्चे ने कभी आप लंच नहीं लाए, उसने आपके साथ अपना लंच शेयर किया, तो वो क्या है? एक तरह की
टीचर बोला कि आप दोनों लोग एक साथ खाओगे, उसको खिलाओ, थोड़ा सब लोग साथ में थोड़ा थोड़ा खिलाओ, तो वो क्या एक सहयोग की भावना को प्रकट कर रहा है कि हाँ हमारे साथ में हमारे क्लास में बच्चा पढ़ता है, वो भी हमारे बीच का, हम लोगों में एक टीम वर्क होना चाहिए। गेम में क्या होता है, सब कहते हैं ना, कभी किसी की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है तो उसको भी सब सपोर्ट करते हैं ना, सहयोग की भावना। तो आपका एक अच्छा अध्यापक आपको क्या सिखाता है, विद्यार्थियों को किस चीज को बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अगर हम अगले प्रश्न में चलेंगे तो देखेंगे शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाई टीचर का एम क्या है, आप सीटेट के थ्रू प्राइमरी में टीचर बनने जा रहे हैं या फिर जूनियर में टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपका एम क्या है, किस लिए शिक्षक बनना है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या, आजीविका कमाना है। भाई आजीविका कमाना है तो उसके बहुत ऑप्शन है। पैसे कमाने के लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं है, शिक्षक हम इसलिए नहीं प्रोड्यूस करते कि वो पैसे कमा सके। ये एक ऐसा प्रोफेशन नहीं जिसमें आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ये बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको मेहनताना मिलता है, वो अलग चीज है, बट हमारा उद्देश्य तो ये नहीं है कि आजीविका कमाना। उसके बाद है बच्चों का सर्वांगीण विकास। क्या बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आते हैं। अब विकास भी दो तरह का होता है, एक होता है शारीरिक विकास, एक मानसिक विकास, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो ये सर्वांगीण विकास हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य तो यही होता है ना कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करें, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते चले, पढ़ना लिखना सीखना, तो पढ़ना लिखना तो सिखाते हैं, बट केवल एक यही उद्देश्य तो नहीं है ना, एक यही हमारा मोटिव नहीं है सिखाने का शिक्षकों का कि बच्चे से पढ़ना लिखना सीख जाए। भाई प्राइमरी जो हमारा सतत विकास की बात करता है, वहां पे ऐसी चीजें तो नहीं देखने को मिलती हैं, तो पढ़ना लिखना सीखना भी गलत हो गया। और लिखा है बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास मतलब कि स्पिरिचुअल उनके अंदर विकास करो, ठीक है, उनकी बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास तो अपने आप होगा जब उनका सर्वांगीण, केवल बुद्धि का विकास तो नहीं करना है ना, शारीरिक विकास पर भी जोर देना है कि हाँ बच्चे खेल से भी सीखें। तो केवल अगर कोई टीचर शारीरिक विकास पर काम कर रहा है या कोई टीचर सिर्फ उस पर काम कर रहा है, तो वो एक बेहतर शिक्षक का उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य होना चाहिए सर्वांगीण विकास। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही रखेंगे, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया। तो हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान ये किस वर्ष चालू हुआ है। हमारा सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चालू हुआ है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान हमारा 2001 में चालू हुआ है। और क्या है इसमें ये है कि 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और ये किस आर्टिकल में है, बताइए किस आर्टिकल में है ये। इसको जोड़ा गया है 21A में, ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार 21A। अब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2001 में 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। आपका आंसर हो जाएगा 2001। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किसने किया था, तो इसकी शुरुआत की थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक, जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना ये उसकी प्राइमरी राइट है और उसको देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा, किसी बच्चे को दिया जाएगा, सभी का शिक्षा पर अधिकार है। 6 से 14 वर्ष, क्यों, प्राथमिक शिक्षा फ्री है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। भाई इतने प्राइमरी में टीचर प्रोड्यूस होते हैं, इतने हमारे जूनियर में तो टीचर मतलब नहीं, जूनियर में भी प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे उतने टीचर गवर्नमेंट टीचर नहीं प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि फिर और ऑप्शंस हैं। अगर बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा ले ली तो उसके पास ऑप्शंस हैं, वो जा सकता है कहीं संस्थान। उसकी समझ तो खोलनी है ना, उसकी समझ खोलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2001 में
क्या किया गया था 2001 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया था। और ये 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा सभी को मिलेगी। ये उसका एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपको पता होगा फंडामेंटल राइट होते हैं, और अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप उसके लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय रिट के जरिए आपकी समस्या का वो अलग अलग तरह के रिट जारी करता है, जिसके द्वारा वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है और करता है। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? भाई ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अच्छे शिक्षण पर मतलब फोकस्ड है, बताइए। क्या विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की लिखावट? अब देखिए, विद्यालय की संरचना खाली स्कूल की बिल्डिंग से कुछ नहीं होता ना। कई बार छोटे स्कूलों से इतने अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं जो बड़े बड़े गवर्नमेंट मतलब बड़े बड़े प्राइवेट फंडिंग वाले स्कूलों में से नहीं निकलते। तो विद्यालय की संरचना तो नहीं हो सकता ये फैक्टर। और ये अगर आप शिक्षक के तौर पर सोचते हैं तो ये बहुत गलत है, सोच चेंज करने की जरूरत है। आपकी टीचर के तौर पर साइकोलॉजी क्या है, बस यही जानने की रुचि है यहाँ पे। इस बाल विकास में उन्हें और कुछ नहीं जानना, केवल ये जानना है एज अ टीचर आपकी साइकोलॉजी क्या है। तो शिक्षक की संरचना गलत हो गया। शिक्षक को विषय की समझ, भाई शिक्षक को विषय पढ़ाना है, उसके विषय की समझ तो सबसे महत्वपूर्ण है ना। तो आपका आंसर होगा शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक की योग्यता इसलिए नहीं होगा क्योंकि शिक्षक की योग्यता क्या बताती है, हमें शिक्षक कितना योग्य है हमें इससे नहीं मतलब है, उसको अपने विषय की समझ है नहीं है। सपोज के लिए आप मानिए मैं कला का अध्यापक हूं, ठीक है, और मुझे विज्ञान की कक्षा में भेज दिया रहा है, मैं कला में प्रवीण हूं पर मुझे विज्ञान नहीं आता। तो ऐसी कक्षा में मैं बच्चों को अच्छा नंबर दिलवा सकता हूं, अच्छा स्कोर करवा सकता हूं, अच्छा ज्ञान दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना। तो विषय की समझ महत्वपूर्ण है। शिक्षक की लिखावट, तो भाई लिखावट क्या, बच्चों अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो लिखावट का कोई मूल नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, शिक्षक को विषय की समझ। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है जो एक शिक्षक का बच्चों पर पड़ता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको बाल विकास में बहुत सारे डाउट रहते हैं क्योंकि आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी, और जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे इसी तरह के आपके डाउट बने रहेंगे। तो आपको क्या करना है, हम लोग का एक कोर्स चल रहा है, फुल कोर्स है, जिसमें मात्र 21 रुपए में आपको बाल विकास पढ़ाई जाएगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। बाल विकास को लेकर फिर आपके मन में कभी डाउट नहीं होगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां से लिंक मिलेगा, उस लिंक से जाके सीधा आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे से समझाई गई है थ्योरी, बहुत आपके जो बीच के उदाहरण हैं उनके साथ हम थ्योरी को लेके आते हैं, तो आपकी विषय की प्राथमिक समझ बन जाएगी। और एक बार जब आपकी विषय की प्राथमिक समझ बन गई तो बहुत मुश्किल नहीं है इस विषय में 30 में 30 स्कोर करना, ठीक है। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता का उपयोग करता है। टीएलएम का यूज क्यों करता है? जो हमारे टीचर लर्निंग मटेरियल हैं, ठीक है, टीचर लर्निंग मटेरियल, जो हमारे टीचर लर्निंग मटेरियल हैं, इनका यूज क्यों करता है टीचर? भाई टीएलएम का कोई उद्देश्य होगा ना। हमारे वहां टीएलएम, आपने अगर बीएड या बीटीसी कुछ भी किया होगा तो आपको विद्यालय में टीएलएम बनवाए जाते होंगे। तो उन टीएलएम का क्या यूज है भाई, क्यों आपसे टीएलएम बनवाए गए, आपसे व्यर्थ में क्यों मेहनत करवाई गई है? तो उसका भी एक उद्देश्य है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्र चित्र बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। अब देखिए इसमें सारे ऑप्शन पॉजिटिव वाले हैं, अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस तरह के, अगर आपने 10 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका नंबर कितना स्कोर होगा, 20 होगा, उसमें भी आपके 1-2 गलत होने के चांस है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं अगर आपको इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है इस विषय में, तो आपको इस विषय की समझ बनानी पड़ेगी। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, भाई हम छात्रों को प्रभावित केवल छात्रों को प्रभावित करने के लिए जाते हैं या रोचक बनाने के लिए विषय को जाते हैं? छात्रों को प्रभावित करना एक अलग चीज है। आप अगर रिलेटेबल नहीं है, आप कक्षा 4 के बच्चे को कक्षा 12 की चीज दिखा के उसे प्रभावित करने की कोशिश कीजिए तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, नेगेटिव चीज है। तो ये नेगेटिव चीज है ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, तो ये उद्देश्य है, टीएलएम का उद्देश्य है कि शिक्षण को रोचक बनाया जा सके ताकि आसानी से
वो अपने टॉपिक को, रिलेटेबल चीज को समझ सके। तो टीएलएम का यूज क्या है? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, एकाग्र चित्र बनाने के लिए। तो टीएलएम का यूज एकाग्र चित्र करने में मुझे नहीं लगता कोई सीधा यूज है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, तो छात्रों के अंदर शिक्षण टीएलएम से नहीं रखता, टीएलएम उनके शिक्षण को रोचक बनाता है। बाकी शिक्षक और जो बच्चा है उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें हेल्प करता है, उस कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने में। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न पर चलेंगे तो देखेंगे, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बच्चा है, आप गए, आप उसके घर में, मतलब आपने बोला कि अपने माता पिता को बुला के लाइए, और नहीं माता पिता उनके बुलाने पर आ रहे हैं, तो आपको ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? माता पिता को लिखना चाहिए, आप उनको पत्र लिखेंगे या क्या करेंगे? जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो अब आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है? आपकी साइकोलॉजी ये कहनी चाहिए कि अगर बच्चे के पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। अगर वो बड़ा कारण है तो उस कारण को जानना उस बच्चे की शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उस बच्चे के जाकर उनसे मिलना चाहिए। पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो हमें उनसे जाके मिलना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल अपने एक इस डाउट बिल्कुल मत रहिएगा कि हाँ हम उन्हें पत्र लिख देंगे। भाई पत्र लिखना, आप अध्यापक हैं, बच्चे के विकास की जिम्मेदारी आप पे है। तो अगर बच्चा नहीं आ पा रहा है, किसी रीजन से नहीं आ पा रहा हो सकता है उसके पास चीजों को खरीदने के पैसे ना हो, और आप जो है बिल्कुल मतलब, या घर की स्थिति अच्छी ना हो, उसको खेतों में काम करना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसके घर में जाएंगे तभी तो आपको बात पता चलेगी। तो आपको उसकी उस तरह से मदद कर सकते हैं अगर आप करने के योग्य हैं। और जब तक आपको समस्या नहीं मिलेगी तो आप उसका निदान कैसे करेंगे? अब अगला प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में किया जाना चाहिए। तो किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, रिक्त स्थान जो पढ़ाई के रूप में जाना चाहिए, तो बंटित जाना चाहिए, सम्मिलित जाना चाहिए, या फिर अंतररहित? कैसे इसको हम समझेंगे? पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ना बंटित है, ना समूहित है, ना अंतररहित है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना, उसको बांटना तो है नहीं, समूह में करना भी नहीं है। भाई हम एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो उनको हम अंतःकरण करे दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको अलग अलग कर रहे हैं। एक साथ सामग्री को पढ़ना, उसमें हम सामूहित नहीं कर रहे हैं, बंटित नहीं कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाना चाहिए। कैसा कार्य माना जाना चाहिए? अब पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या है हमारा करिकुलम। और करिकुलम कब ऐड हुआ? देखिए पहले क्या था, पहले माना जाता था बच्चे के बीच में दो चर काम करते हैं, शिक्षक और बच्चा। उसके बाद जब जॉन डीवी साहब आए, उसके बाद काफी चर्चा हुई, काफी कुछ हुआ, तो फिर ये लगा कि नहीं, दो चर नहीं काम करते, बच्चा शिक्षक के बीच में एक और चर काम करता है जिसको हम कहते हैं पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या या करिकुलम। तो करिकुलम उनके बीच में काम करने वाला फैक्टर है। अब करिकुलम के निर्माण को माना जाना चाहिए, कैसा माना जाना चाहिए? एक नेमी कार्य, या फिर एक विशेषता का कार्य, एक अत्यधिक एक विशेषता का कार्य नहीं, या एक विशेषता का कार्य, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो देखिए पाठ्यचर्या निर्माण को, अब देखिए उन्होंने नहीं से, अब अगर आपने पूरा ऑप्शन सही से नहीं पढ़ा, टिक कर दिया, आपके नंबर कट जाएंगे। सीटेट में आपको नहीं के ऑप्शन पे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, जो नहीं के ऑप्शन में भी और प्रश्न में भी आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। पाठ्यचर्या निर्माण को मानना चाहिए एक अत्यधिक विशेषता का काम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर करिकुलम ही नहीं अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कहां मिलेगी? भाई हम सिलेबस ही अच्छा नहीं बना पाए, हम पाठ्यचर्या ही नहीं अच्छी बना पाए, तो हम बच्चों को क्या डिलीवर करेंगे, क्या उनको हम जो है ज्ञान देंगे? तो एक अच्छी पाठ्यचर्या ये एक अत्यधिक विशेषता का कार्य है, और इसीलिए बोलते हैं कि इसमें बहुत अच्छे लोग होने चाहिए इस तरह के पैनल में। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। अब एकांत में करनी चाहिए, अलग से करनी चाहिए, लोगों के बीच में करनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए। तो अब बहुत लोगों की इसमें राय हो सकती है कि व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए, ताकि बच्चे को पता चले, बाकी लोगों के सामने ना पता चले। तो इससे बच्चे को क्या फायदा? एप्रिशिएशन, जो प्रशंसा है, एप्रिशिएशन है, उसका लाभ कब मिलेगा? जब उसकी व्यक्तिगत रूप से होगा? नहीं, अलग से दिया जाएगा। भाई अलग से हम उसकी प्रशंसा करेंगे
तो उसका कोई हित ही नहीं मिला उसे, जो हमारा मेन मोटिव था। एकांत में करेंगे तो भी हमें लोगों के बीच में करनी चाहिए, और जब हम किसी को लोगों के बीच में अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, और ये उसकी एक तरह से बोल सकते हैं जो उसने कार्य किया है उसके लिए परितोष का काम करता है, पुरस्कार का काम करता है। तो जो कोई काम कर रहा है उसके बीच में, लोगों के बीच में उसकी प्रशंसा करना, ये लोगों के बीच में करना चाहिए हमें। ठीक है, तो बिल्कुल डाउट नहीं रखना, लोगों के बीच में आपका आंसर होगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में आते रहेंगे। बाकी अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो मैं आपको नंबर बता दे रहा हूं, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं, 9616827646। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए और बता दीजिए अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक से हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए। ऐसे ही क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी, बस डेली क्लास से जुड़े रहना है।